तो एक टाइम था जब एवेंजर्स में टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन एंड गेम के बाद अब सिर्फ 2 एवेंजर्स बाकी है। आयरन मैन और ब्लैक विडो अब नहीं रहे, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है और हॉकाई ने रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन एवेंजर्स की सुपर हीरो करियर में हमें कुछ चेंजेस देखने मिले और इसलिए आज हम कोर ओल्ड एवेंजर्स मतलब 2012 वाले एवेंजर्स को कंपेयर करने वाले हैं एंड गेम के एवेंजर्स के साथ और देखेंगे कि टाइम के साथ ये कितने पावरफुल बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो 2012 में स्टीव रॉजर्स अपने आप को नई दुनिया में ढालने की कोशिश कर रहा था। स्टीव रॉजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों के साथ एडजस्ट होने में, स्पेशली टोनी स्टार्क के साथ। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब इन दोनों में लगभग लड़ाई हो ही गई थी। लेकिन अगर हम एंड गेम के स्टीव रॉजर्स को कंपेयर करें तो अब वो टोनी स्टार्क के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। दोनों ने साथ में टाइम ट्रैवल किया और पूरी ताकत से थैनोस के खिलाफ फाइट की। अगर बात करें पावर अपग्रेड की तो कैप्टन अमेरिका 2012 की लोकी के हाथों हार गया था और इस टाइम पर कैप्टन अमेरिका फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो लोकी को हैंड टू हैंड बैटल में बीट कर दे। लेकिन एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने अपने स्किल्स को तो इम्प्रूव किया ही, लेकिन साथ में एक गॉड लेवल बीइंग बन गया। एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने म्यूनर को लिफ्ट करके थंडर स्ट्राइक की, लेकिन थैनोस ने फिर भी उसे हरा दिया। अब बेशक कैप्टन अमेरिका दोनों फाइट्स में हार गया हो, लेकिन अपने जर्नी में कैप्टन अमेरिका एक पीक ह्यूमन से गॉड लेवल तक तो आ ही गया। सेकंड है ब्लैक विडो। 2012 में ब्लैक विडो शील्ड के लिए काम करती थी। ब्रूस बैनर और स्टीव रॉजर्स से उसका कोई लेना देना नहीं था। एवेंजर्स की टीम में बस हॉकाई था जिसकी वो सबसे ज़्यादा क्लोज थी। 2012 में ब्लैक विडो ने हॉकाई को हैंड टू हैंड बैटल में बीट कर दिया और डजन से ज़्यादा चित्तौरी आर्मी को नॉकआउट किया। न्यूयॉर्क बैटल में चित्तौरी को मारने के लिए नताशा ने अपनी पिस्टल और एलियन वेपन्स का यूज़ किए थे। एंड गेम तक आते आते ब्लैक विडो में कई सारे चेंजेस देखने मिले। अब कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर उसके काफ़ी अच्छे और करीबी दोस्त बन चुके थे। ब्लैक विडो के कॉस्ट्यूम में कुछ चेंजेस हुए थे, कलर थीम सेम है, लेकिन 2012 में ब्लैक विडो का कॉस्ट्यूम नॉर्मल था जिसमें बस गन्स और कुछ गैजेट्स रखने की जगह थी। लेकिन एंड गेम में ब्लैक विडो के सूट में गोल्डन कलर के पैटर्न्स है और अब इस सूट में गन्स रखने की सेक्शन तो है ही, लेकिन साथ में बैक शोल्डर पर 2 चाकू रखने की जगह है और अब ब्लैक विडो अपने हाथों में लगे गैजेट की मदद से इलेक्ट्रिक के झटके प्रोड्यूस कर सकती है। एंड गेम के फाइनल बैटल में ब्लैक विडो एवेंजर्स के साथ नहीं थी क्योंकि वो खुद को सेक्रीफाइस कर चुकी थी सोल स्टोन पाने के लिए। अब बात करते हैं हल्क की। तो 2012 में हल्क काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। ब्रूस बैनर हल्क बनने से डरता था क्योंकि जिस इलाके में वो हल्क बन जाता कुछ समय बाद वो पूरा इलाका डिस्ट्रॉय हो जाता। 2012 वाले हल्क ने थॉर को बराबरी की टक्कर दी, लेवाथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया, चित्तौरी की बैंड बजा दी और एक लेवाथन की हवा में डायरेक्शन चेंज कर दी। हल्क को नॉकआउट करने के लिए 10-15 चित्तौरी ने एक साथ अटैक किया था, तब कहीं जाकर हल्क थोड़ा शांत हुआ था। 11 साल बाद एंड गेम में ब्रूस बैनर ने अपना दिमाग और हल्क के बॉडी को एक कर दिया और जब एक टाइम पर हल्क को द इनक्रेडिबल हल्क बोला जाता था, वही अब उसे प्रोफेसर हल्क कहा जाने लगा। प्रोफेसर हल्क इनक्रेडिबल हल्क जितना एग्रेसिव तो नहीं है। एंड गेम वाला हल्क दिमाग से ज़्यादा काम करना पसंद करता है। हल्क ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश की और टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके स्नैप किया। इस प्रोसेस में हल्क का हाथ बुरी तरीके से डैमेज हो गया। एंड गेम में हल्क की कोई मेजर फाइट तो नहीं देखने मिली। हम सबको उम्मीद थी कि हल्क और थैनोस की रीमैच होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड गेम में हल्क मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल चीज़ों में बिजी था, लेकिन प्रोफेसर हल्क बनने के बाद हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सेम इनक्रेडिबल हल्क के लेवल की है। बस अब हल्क पहले की तरह एग्रेसिव नहीं है और अब वो कपड़े पहनने लगा है। हॉकाई पहले तो शील्ड का एक अंडरकवर एजेंट हुआ करता था, लेकिन 11 साल पहले जब लोकी अर्थ पर आया तब उसने हॉकाई का माइंड कंट्रोल कर दिया था, जिसके बाद हॉकाई ने शील्ड और सुपर हीरोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जैसे लोकी को रेस्क्यू करने के लिए हेली कैरियर पर अटैक करके उसके रोटर्स बंद कर देना और चोरी छुपे शील्ड के टैक्स सिस्टम को ख़राब कर देना। हॉकाई माइंड कंट्रोल होते हुए ब्लैक विडो से फाइट में हार गया था। लेकिन अगर बात करें वेपन्स की तो हॉकाई के पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एरो थे। कुछ तो इतने पावरफुल थे कि एलियन मेटल को मेल्ट कर दे। न्यूयॉर्क बैटल में हमें हॉकाई के कुछ अंडररेटेड स्किल्स भी देखने मिली, जैसे वो बिना देखे मूविंग ऑब्जेक्ट पर एम लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर उसके एरो खत्म हो जाए तो वो अपने धनुष को एक स्पेयर की तरह यूज़ करके फाइट कर सकता है। अब अगर बात करें एंड गेम वाले हॉकाई की तो एंड गेम में हॉकाई काफ़ी ज़्यादा तपा हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली थैनोस की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गई थी और वो अपना गुस्सा इंटरनेशनल गैंगस्टर्स पर निकाल रहा था। हॉकाई के सूट में हमें कुछ चेंजेस देखने मिले। 2012 वाला सूट काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन एंड गेम का सूट एक निंजा सूट से इंस्पायर्ड था। हॉकाई ने अपने बैटल स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, जैसे जब वो रोनिन बना घूम रहा था तब वो अकेले 30-40 बंदों को आराम से मार रहा था
हॉकाई अब अपने पास एरो तो रखता ही है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट के लिए एक तलवार भी रखता है। न्यूयॉर्क बैटल में हॉकाई चित्तौरी को मारने के लिए थोड़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एंड गेम में वो काफ़ी इजीली आउटराइडर्स को मार रहा था। इस बात में कोई शक नहीं कि हॉकाई ने खुद को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, लेकिन एट द एंड वो 2012 में भी ब्लैक विडो से हार गया था और 2023 में वो वापस एक बार फिर से ब्लैक विडो के हाथों पेल दिया गया। और ब्लैक विडो की याद में कमेंट्स में #नारी शक्ति जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं थॉर की। तो 2012 में थॉर लोकी को पकड़ने के लिए मिडगार्ड पर आया था। इस टाइम पर थॉर के पास अपना हैमर यानी म्यूनर था। थॉर को यह बात तो पता थी कि लोग उसे गॉड ऑफ थंडर के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसका पावर सोर्स म्यूनर है। 2012 में थॉर ने हल्क को बराबरी की टक्कर दी, आयरन मैन से फाइट करके उसके आर्मर को फ्री में चार्ज कर दिया। चित्तौरी आर्मी जहाँ से न्यूयॉर्क में एंटर कर रही थी वो पोर्टल अपनी लाइटनिंग से बंद करने की कोशिश की, लेवाइथन को नॉकआउट कर दिया और कैप्टन अमेरिका के साथ न्यूयॉर्क के लोगों की जान बचाई। थॉर का आर्मर एसगार्डियन स्टील से बना था, लेकिन लोकी सक्सेसफुली इसे डैमेज करने में कामयाब हो गया था। मे भी हो सकता है कि लोकी का चाकू सेम स्टील या फिर ओरो मेटल से बना हो। एंड गेम तक आते आते थॉर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। 4 दिनों में उसने अपने फादर, बहन, घर और अपने सबसे करीबी दोस्तों को खो दिया। थैनोस को भी मार दिया, लेकिन थॉर मेंटली डिप्रेशन स्टेट में चला गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी वजह से यूनिवर्स की 50% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। 2012 वाला थॉर काफ़ी फिट था, जबकि 2023 वाला थॉर काफ़ी फैट बन चुका था। लेकिन एंड गेम में थॉर के पास 2 वेपन्स थे, म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर। दोनों एसगार्ड के सबसे पावरफुल वेपन्स है। दोनों ओरो मेटल से बने हैं, बस स्टॉर्मब्रेकर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू म्यूनर। स्टॉर्मब्रेकर की मदद से थॉर गैलेक्सी में ट्रैवल कर सकता है और अपने फिजिकल शेप में फिट ना होने के बावजूद भी थॉर ने थैनोस को काफ़ी हद तक सेम लेवल की बैटल में टक्कर दी। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि थॉर के आर्मर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। थॉर का आर्मर पहले सिल्वर था, लेकिन अब वो ब्लैक कलर का बन चुका है। मतलब जिस तरह थॉर पावरफुल बन रहा है, वैसे ही उसका आर्मर अपने आप खुद को इवॉल्व कर रहा है। अब एंड गेम में थॉर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अपने मेंटल स्टेट की वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं कर पाया। लेकिन अब थॉर 4 आने के बाद हमें पता चलेगा कि स्टॉर्मब्रेकर मिलने के बाद थॉर की रियल पावर किस लेवल पर है। लेकिन अब फाइनली बात करते हैं आयरन मैन की। तो 2012 में टोनी स्टार्क ने अपना मार्क 7 यूज़ किया था, वही एंड गेम में टोनी अपना सबसे बेस्ट आर्मर मार्क 85 यूज़ कर रहा था। 2012 में टोनी के पास फैमिली बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एंड गेम में उसके पास अपनी वाइफ और एक बेटी थी। जब टोनी एवेंजर्स से मिला तब स्टीव रॉजर्स और टोनी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन एंड गेम तक स्टीव रॉजर्स टोनी का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। न्यूयॉर्क बैटल में टोनी लगभग खुद को सेक्रीफाइस कर चुका था और एंड गेम में तो टोनी ने अपना सेक्रीफाइस कर ही दिया। टोनी के बिहेवियर और लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन टोनी के आर्मर्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखने मिला। 2012 में टोनी का आर्मर गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना था, जो खुद होकर टोनी के पास सूट अप होने आ जाता था। मार्क 7 का पावर सोर्स आर्क रिएक्टर था और वेपन्स के नाम पर इस सूट में मिसाइल्स थे, 2 शोल्डर पर, 2 हाथों पर और 2 पैरों पर। रिपल्सर थे, प्लाज्मा लेजर थी, बैक और चेस्ट पर थ्रस्टर्स थे हवा में स्टेबल तरीके से उड़ने के लिए। वही एंड गेम में आयरन मैन का आर्मर सेम गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना था, लेकिन इस समय यह आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता था। यह आर्मर खुद को सेल्फ हील कर सकता था, ऑफलाइन होते हुए भी यह आर्मर काम कर सकता है। और अगर बात करें वेपन्स की, तो इसमें वो सारे वेपन्स है जो टोनी ने मार्क 7 में यूज़ किए थे, लेकिन क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता था, इसलिए टोनी जिस भी वेपन के बारे में सोचेगा यह आर्मर उसकी शेप ले सकता है। और मार्क 85 का यूज़ करके टोनी ने इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कंट्रोल करके स्नैप किया। ऐसा करने से टोनी की जान चली गई, लेकिन 2012 में जो लोग बोलते थे कि टोनी एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन उसी टोनी स्टार्क ने दुनिया को बचाने के लिए एंड गेम में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन ओल्ड एवेंजर्स मतलब 2012 वाले एवेंजर्स और एंड गेम के एवेंजर्स के बीच। इस बैटल में हमने सिर्फ इनके आर्मर्स, रिलेशनशिप्स, कैरेक्टर डिफिट्स और वेपन्स की बात की है। अगर हम ओवरऑल इन्हें कंपेयर करना शुरू कर दें तो ये वीडियो 30 मिनट से भी ज़्यादा बड़ी बन जाती। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट कोर एवेंजर कौन सा है और किस एवेंजर की जर्नी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। पर्सनली मुझे आयरन मैन और थॉर ज़्यादा पसंद है और वो मेरे फेवरेट भी है, और थॉर की लाइफ जर्नी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन आप कमेंट्स में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अब आपसे संडे विद सुपर बैटल में। तब तक गुड बाय।